Good morning, class. In the previous class, I had discussed the dividend policy, in which you have studied what is dividend policy and the different theories, that is Walter, Gordon and Modi Guilherme Miller, as related to dividend. I think whatever I had explained in the previous class, all the things are clear to you. Now in today's class I am going to start valuation of equity shares, preference shares, debentures and bonds. In the starting video I had already taught you what is equity shares, how many types of equity shares are available in the market, what are preference shares, debentures and bonds. So in this video you have to learn how the valuation has been done against these kinds of instruments. So first of all, I am going to start equity shares. First, I will give you a review of equity share. Equity share simply called as an ordinary share, or you can say the shares which can be issued by a company to its ownership, to its owners. These kinds of shares cannot define any kind of fixed return, as whatever profit is being generated in the organization, after paying all the expenses and liabilities, whatever profit remains, that is related to equity shareholders. So as per this concern, whatever is the value of equity shareholders, that is called as the value of the firm. Reason: equity shareholders are the owners of the company, and the owners are basically responsible for the expansion, development and running of the business. So whatever value of the equity shares, that is called as the value of the business. So in this, first one is the valuation of equity. वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी की अगर हम बात करें तो ये आपके दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. पहला है आपका बैलेंस शीट मेथड और दूसरा है आपका डिविडेंड मेथड. आप लोगों को पता है डिविडेंड क्या होता है. डिविडेंड जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न में पे आउट करती है प्रॉफिट के अगेंस्ट. तो डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड आपके मल्टीपल कैटेगरीज के बिहाफ पे आउट किए जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को. उसके पहले हम बात करेंगे बैलेंस शीट. बैलेंस शीट की अगर बात की जाए तो बैलेंस शीट बेसिकली हम अकाउंटिंग के ऑपरेशंस में सबसे लास्ट बुक प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, इनकी पोजीशंस को डिटरमाइन करते हैं और फाइनली हम निकालते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन. तो अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे 3 डिफरेंट सिचुएशंस में डिफाइन की जाती है. पहला रनिंग बिजनेस, दूसरा लिक्विडेशन बिजनेस. लिक्विडेशन का मतलब वाइंड अप, जब बिजनेस बंद किया जा रहा है उस समय बिजनेस की बैलेंस शीट की पोजीशन. एंड थर्ड पोजीशन इज दी रिप्लेसमेंट पोजीशन. रिप्लेसमेंट का मतलब उसी इंडस्ट्री के अंदर आप जिस पर्टिकुलर फैक्टर में ऑपरेशंस कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को किसी दूसरे फैक्टर में आप रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए जो बैलेंस शीट आपकी प्रिपेयर होगी वो बैलेंस शीट आपकी कहलाएगी रिप्लेसमेंट कंसिडरेशन. तो जब हम इक्विटी का वैल्यूएशन बैलेंस शीट के बेस पे करते हैं तो हमें इन तीनों ही डिफरेंट सिचुएशंस को डिटरमाइन करना होता है. एग्जिस्टिंग यानी रनिंग पोजीशन भी हमें देखना है, लिक्विडेशन की पोजीशन भी हमें देखना है, और एट लास्ट हमको ये भी डिटरमाइन करना है कि हमारे बिजनेस को अगर हम किसी अदर सेक्टर में रिप्लेस कर रहे हैं उसी इंडस्ट्री के अंदर, तो हमारे लिए रिप्लेसमेंट में हमारे इक्विटी की पोजीशन क्या होगी. ध्यान दीजिए इधर. पहला मेथड जो आप लोगों का है दैट इज़ द बैलेंस शीट मेथड. ये आपके 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं बैलेंस शीट के बिहाफ पे. पहला है बुक वैल्यू. बुक वैल्यू आपका एग्जिस्ट करता है जब आपका बिजनेस रनिंग बिजनेस है, यानी आपका बिजनेस जो रन कर रहा है तो थ्रू आउट द ईयर उसने किस तरीके से काम किया, तो ये आपकी पोजीशन डिटरमाइन की जाती है बुक वैल्यू के अंदर. बुक वैल्यू का मतलब आज की करंट बुक में आपकी वैल्यू कितनी है.
यानी आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर ईयर में बैलेंस शीट में आपके जो इक्विटी की पोजीशन है वो इंक्रीज़ हुई है, कांस्टेंट है या डिक्लाइन हुई है, तो जो आपकी करंट की पोजीशन अवेलेबल है वो आपकी बुक वैल्यू कहलाती है। सेकंड आपके लिए जो मेथड एप्लीकेबल होता है दैट इज़ द लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू की अगर हम बात करें तो जैसा भी मैंने बताया कि बिज़नेस को अगर हम वाइंड अप करने जा रहे हैं तो वाइंड अप के टाइम पे भी आपके बिज़नेस की कुछ ना कुछ पोजीशंस होंगी, तो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल आपके वाइंड अप में किस पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है ये आपके लिक्विडेशन वैल्यू में निकाला जाता है। एंड लास्ट कैटेगरी इज़ द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपकी तब निकाली जाएगी जब आप अपने बिजनेस को रिप्लेस कर रहे हो किसी दूसरे बिजनेस में। इंडस्ट्री सेम है लेकिन आपकी जो फर्म है वो अपने ऑपरेशंस को किसी अदर फैक्टर में इंक्लूड करने जा रही है, तो वहाँ पे आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस जो दूसरे बिजनेस में रिप्लेस होगा तो आपकी बैलेंस शीट में कितनी रिप्लेसमेंट कॉस्ट इंक्रीज होगी या आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट डिक्लाइन करेगी, ये सारी पोजीशंस हम निकालते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड के। चलिए वन बाय वन इसमें हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैलेंस शीट मेथड क्या है। बैलेंस शीट मेथड इज द मेथड विच यूटिलाइज द बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन टू वैल्यू अ कंपनी। बैलेंस शीट मेथड क्या है? जो बेसिकली आपका बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन से हमें हेल्प करता है कि हम निकालें वैल्यू ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी हमारी जो करंट पोजीशन में एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी मार्केट की पोजीशन क्या है, ये हमको निकालना होता है बैलेंस शीट मेथड से। दिस टेक्निक कंसीडर एवरीथिंग फॉर विच अकाउंटिंग इज द बुक ऑफ अकाउंट्स इज डन। अकाउंटिंग की हेल्प से हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इसके अलावा हम ऑप्शनल बुक्स प्रिपेयर करते हैं लाइक कैश बुक, सब्सिडरी बुक, पेटी कैश बुक। तो ये आपका ओवरऑल प्रोसीजर आपके अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो जहाँ पे आप अकाउंट्स की बुक्स बना रहे हो तो उस बुक्स के बिहाफ पे आप यहाँ पे डिटरमाइन करते हो कि आपके बिजनेस में जो भी आपने टेक्निक यानी प्रोसीजर आपने यूज़ किया है अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए बिजनेस की बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करने का, तो यहाँ पे आप ये डिटरमाइन करने की कोशिश करते हो कि आपने क्या टेक्निक फॉलो की है, जिस टेक्निक के बिहाफ पे आप फाइनली बिजनेस की बुक वैल्यू डिटरमाइन। 3 डिफरेंट आपके मेथड्स हैं निकालने के, बुक वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू आपकी कहलाती है, बुक वैल्यू एज पर बैलेंस शीट इज कंसिडर्ड द वैल्यू ऑफ इक्विटी। बुक वैल्यू आपके लिए क्या है? वैल्यू ऑफ द इक्विटी। इक्विटी की ही वैल्यू आपके लिए क्या कहलाएगी? वैल्यू ऑफ द कंपनी। और हाँ, अभी मैंने ये चीज़ बताई ही कि फाइनली बिजनेस का ओनर जो होता है वही बिजनेस की वैल्यू को भी डिफाइन करता है। तो बिजनेस की वैल्यू कहीं ना कहीं इक्विटी पे ही बेस्ड होती है। बुक वैल्यू आपका कहलाता क्या है? नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। नेटवर्थ का मतलब जो भी एसेट आपने ओन कर रखा है यानी आपकी ओनरशिप में आपका एसेट अवेलेबल है उसकी वैल्यू। तो नेटवर्थ इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ एसेट ओन। जो भी आपने एसेट ओन कर रखी है वो आपकी नेटवर्थ कहलाएगी और वही नेटवर्थ आपकी कहलाएगी बुक वैल्यू। तो जितनी भी एसेट आपके पास अवेलेबल है वो टोटल एसेट की वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करेगी बुक वैल्यू कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बुक वैल्यू को निकालने के आपके 2 तरीके हैं। एक आप एसेट से लायबिलिटीज़ को माइनस करके भी निकाल सकते हो, दूसरा आपके पास जो इक्विटी और ये सारी चीज़ें इन फैक्टर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इफ़ देयर इज़ नीड टू डिटरमाइन द बुक वैल्यू पर शेयर, अगर आपको पर शेयर बुक वैल्यू निकालनी है तो उस केस में कैसे निकाला जाएगा? जो आपकी नेटवर्थ होगी वो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया। आउटस्टैंडिंग का मतलब जो आपके पास एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपके पास अभी भी अवेलेबल है, आपने सरेंडर नहीं किया है, तो वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर कहलाएंगे। तो टोटल बुक वैल्यू आपकी निकालनी है तो टोटल बुक वैल्यू आपकी नेटवर्थ कहलाएगी। अगर बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है तो पर शेयर के बिहाफ पे जो नेटवर्थ है उसको आप नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो इक्विटी शेयर है उससे आप डिवाइड कर देंगे। तो इससे आपकी बुक वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी। नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होगी? पहला तरीका इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऐड करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस जो आपने मेंटेन कर रखा है यानी आपके बिजनेस में जो भी सरप्लस था, जो आपने रिजर्व मेंटेन किया है, अपने इक्विटी शेयर होल्डर को आपने नहीं पे आउट किया है प्रॉफिट और आपने अपने पास उसे होल्ड करके रख लिया है, तो वो आपके लिए रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरी में आएगा। ये तीनों फैक्टर्स आपके ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा जितने भी आपके मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो आपकी बैलेंस शीट में दिए हुए हैं इनको आप माइनस कर दोगे और अगर बिजनेस को कोई लॉस होता है वो लॉस भी आपका माइनस कर दिया जाएगा।
तो इससे आप निकाल लोगे अपना नेटवर्थ। नेटवर्थ निकालने के बाद अब आपके पास निकल आई टोटल बुक वैल्यू। अगर आपको इसी को पर शेयर बेसिस पे निकालना है तो जितनी आपकी नेटवर्थ आई है उस नेटवर्थ को आप नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दोगे, जो आपके बुक वैल्यू पर शेयर को डिटरमाइन कर देगा। तो आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। इसका सोल्यूशन मैं वैसे आप लोगों को सेपरेट वीडियो में सॉल्व कैसे किया जाएगा ये मैं आपको भेजूंगा। यहाँ पे आप सिर्फ एक शॉर्ट ओवरव्यू में आप देख सकते हो कि न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इफ द ए लिमिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल इज ₹30 करोड़। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 30 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस आपके लिए कितना दिया हुआ है? 15 करोड़। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 करोड़। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 7 करोड़ और एक्यूमुलेटेड लॉस आपके पास है 8 करोड़। आउटस्टैंडिंग जो इक्विटी शेयर कंपनी के पास है वो 5 करोड़ के हैं। आपको निकालना है बुक वैल्यू पर शेयर। तो इक्विटी 30 करोड़, प्रेफरेंस 20, रिजर्व 15, तीनों ऐड हो जाएंगे 65 करोड़। इसके अलावा आपका 7 करोड़ मिसलेनियस एक्सपेंस है, 8 करोड़ एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये दोनों आपके माइनस कर दिए जाएंगे। तो फाइनली आपकी जो नेटवर्थ आ रही है वो आ रही है 50 करोड़ रुपीज़। नंबर ऑफ जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं इनसे आप डिवाइड कर दोगे तो आपकी जो पर शेयर वैल्यू आ रही है बुक वैल्यू दैट इज दी ₹10 पर शेयर। तो आपकी जो करंट बुक वैल्यू है वो 10 रुपीज़ पर शेयर के बेस पे है। प्रीवियस ईयर में अगर यही चीज़ 8 थी, इसका मतलब आपकी करंट बुक वैल्यू इंक्रीज हो गई है। 10 थी तो एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं आया। और अगर आपकी बुक वैल्यू लास्ट ईयर 10 से ज़्यादा थी और करंट ईयर में कम है, इसका मतलब है कि आपकी बुक वैल्यू में कहीं ना कहीं रिडक्शन। ये आपकी सिचुएशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं, बुक वैल्यू को निकाल सकते हैं पर शेयर बेसिस पे बैलेंस शीट की पहली कैटेगरी। ये अप्लाई कब होगा? जब एक बिजनेस रनिंग बिजनेस है, यानी ना तो वो वाइंड अप होने जा रहा है ना तो किसी अदर सेक्टर में वो रिप्लेस होने जा रहा है, वो एज इट इज़ मार्केट में रन करेगा, तो उस सिचुएशन में हम बुक वैल्यू को कुछ इस तरीके से डिटरमाइन कर लेंगे। आई थिंक बुक वैल्यू मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला आते हैं लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन का मतलब जैसा आप लोगों को बता चुका हूँ, वाइंड अप। जब एक बिजनेस बंद किया जाता है यानी उसका वाइंड अप हो रहा होता है, तो उस समय की वैल्यू जो हम डिटरमाइन करते हैं वो आपके लिए कहलाती है लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू के अंदर जब हमें लिक्विडेशन मेथड के बेस पे लिक्विडेशन वैल्यू निकालनी होती है तो वही लिक्विडेशन वैल्यू आपकी वैल्यू ऑफ द इक्विटी कहलाती है। इन दिस मेथड लिक्विडेशन वैल्यू इज कंसिडर्ड एज द वैल्यू ऑफ इक्विटी। लिक्विडेशन वैल्यू यानी वाइंड अप के समय जो आपके पास वैल्यूज अवेलेबल है वही आपके लिए वैल्यू ऑफ इक्विटी कहलाएगी। लिक्विडेशन वैल्यू इज द वैल्यू रियलाइज्ड इफ द फर्म इज लिक्विडेटेड टुडे। लिक्विडेशन वैल्यू निकाला कब जाएगा? जब जो फर्म जिसकी आप वैल्यू निकालने जा रहे हो वो आज ही वाइंड अप होने जा रही है। यानी जब तक उस बिजनेस को वाइंड अप नहीं करेंगे आपको बैलेंस शीट मेथड के अंदर लिक्विडेशन वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी बेस पे जो आपकी वैल्यू निकाली जाएगी दैट इज़ द बुक वैल्यू, क्योंकि एक रनिंग बिजनेस में हमें अगर वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है तो वो वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी आपका इक्वल टू बुक वैल्यू के बराबर। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो लिक्विडेशन वैल्यू निकाला कब जाएगा? जब आपका बिजनेस आज की डेट पे ही वाइंड अप होने जा रहा है। जब तक वो वाइंड अप नहीं होगा तब तक लिक्विडेशन वैल्यू को निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। लिक्विडेशन वैल्यू निकाला कैसे जाएगा? नेट रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स। जितने भी एसेट्स हमारे पास हैं उसकी नेट रियलाइज्ड वैल्यू हम निकालेंगे, माइनस अमाउंट पेड टू ऑल क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और जितने भी हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स मतलब हमारे पास जितनी भी मैंडेटरी लायबिलिटीज़ हैं इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इन सबको जो भी अमाउंट हमें पे करना है वो सब हमारे माइनस कर दिए जाएंगे। बात क्लियर हो गई होगी। यही चीज़ जब हमें लिक्विडेशन वैल्यू पर शेयर के बेस पे निकालनी होगी तो जो भी हम टोटल लिक्विडेशन वैल्यू निकालेंगे उसको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे लिए लिक्विडेशन वैल्यू पर शेयर को डिटरमाइन कर देगा कि बिजनेस जब बंद हो रहा है तो उस समय बिजनेस के इक्विटी की पोजीशन पर शेयर बेस पे कितनी है, वही आपके फर्म की पोजीशन कहलाएगी पर शेयर बेसिस पे। क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपनी जब लिक्विडेट हो रही है तो उस समय लिक्विडेशन आपका रियलाइज किया गया है 80 करोड़। क्रेडिटर्स को पे करना है 15 करोड़ और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना है 25 करोड़। तो यानी 80 करोड़ में से 40 करोड़ आपका माइनस हो जाएगा। तो लिक्विडेशन वैल्यू टोटल कितनी आ गई? 40 करोड़। पर शेयर के बेसिस पे आपका पास आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर अवेलेबल है 2 करोड़।
तो यहाँ पे आपकी लिक्विडेशन वैल्यू जो पर शेयर आ गई वो आ गई ₹20 पर शेयर, कि जब आप बिजनेस को लिक्विडेट करोगे तो अब आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर को ₹20 पर शेयर के बेसिस पे पे आउट कर सकते हैं। तो जितना भी नंबर ऑफ शेयर जिस भी पर्टिकुलर शेयर होल्डर के पास है उससे आप शेयर्स को सरेंडर करा सकते हो और सरेंडरिंग के बिहाफ पे पर शेयर ₹20 के बेस पे उनको आप पेमेंट कर सकते हो। ये भी क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए थर्ड मेथड पे आते हैं, दैट इज़ द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड अभी जैसे मैंने बताया था कि ये आपका अप्लाई कब होगा, जब बिजनेस किसी अदर सेक्टर में आपके रिप्लेस होने जा रहा है सेम इंडस्ट्री के अंदर, कि इंडस्ट्री आपकी सेम है लेकिन आप अपने जो वर्किंग ऑपरेशंस हैं उन वर्किंग ऑपरेशंस को आप चेंज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो बिज़नेस है वो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, आप क्लोथ्स का प्रोडक्शन करते हो, तो क्लोथ्स के प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हो तो अभी आप मान लीजिए गारमेंट्स बनाते थे, ठीक, कपड़े आप बना करके सेल आउट करते थे मार्केट में। अब आप अपने बिजनेस को रिप्लेस करने जा रहे हो और अब आप रेडीमेड गारमेंट बनाना चाहते हो, यानी अब आपके पास जो ऑपरेशंस हैं वो अब आप कपड़े के अलावा अब आप रेडीमेड पे आप चीज़ों को भाग करने जा रहे हो। तो यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री सेम है लेकिन आपका बिजनेस रिप्लेस होने जा रहा है एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन। तो ऐसे केस में अगर आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है तो वहाँ पे आपकी वो वैल्यू कहलाएगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखते हैं। Replacement cost takes into account the amount required to replace the existing company as the valuation of a company। जब आप अपना बिजनेस रिप्लेस करने जा रहे हो तो रिप्लेसमेंट के बिहाफ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपकी क्या कहलाएगी, वो अमाउंट वो कॉस्ट जो आप एट लास्ट इनकर कर रहे हो किसी भी आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को रिप्लेस करने में किसी नए बिजनेस में। तो नया बिजनेस आपको सेटअप करना है तो एग्जिस्टिंग आपकी जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसमें कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी इंक्लूड हो रही है वो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। इन अदर वर्ड्स, इफ वन इज टू क्रिएट अ सिमिलर कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री, ऑल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू डू सो विल फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द। वही चीज़ जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि यहाँ पे आपका क्या है, कंपनी आपकी जो है वो उसी सेम इंडस्ट्री के अंदर अपने ऑपरेशंस को चेंज करने जा रही है, तो वहाँ पे आपके लिए रिप्लेस करने में जितनी भी आपकी कॉस्ट इंक्लूड हो रही है वो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म कहलाएगी, बिकॉज वो आपकी होगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसको हम सब्सटेंशियल वैल्यू भी कहते हैं। जो आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है इसको सब्सटेंशियल वैल्यू भी कहा जाता है। हेयर द वैल्यू ऑफ इक्विटी इज द रिप्लेसमेंट वैल्यू। जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो आपकी रिप्लेसमेंट वैल्यू कहलाएगी। It means the cost that would be incurred to create a duplicate firm is the value of the firm। यहाँ पे आपके लिए जो कॉस्ट है एक डुप्लीकेट फर्म को बनाने में वही आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म है। It is assumed that the market value and replacement value will same in the long। ये एज्यूम किया गया है कि लॉन्ग रन में मार्केट वैल्यू और रिप्लेसमेंट वैल्यू ये दोनों आपकी सेम होगी। रीज़न, जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन में हमारे पास जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे लिए वेरिएबल होते हैं। तो उस वेरिएबल के बिहाफ पे हम मार्केट में किसी भी फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। हम कैपिटल भी अरेंज कर सकते हैं, लेबर्स भी अरेंज कर सकते हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप नए आइडियाज़ को भी हम बिल्डअप कर सकते हैं, नए लैंड्स भी हम अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस का सेटअप हम नया कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें मार्केट कंप्लीट अपॉर्चुनिटी देती है चेंजेस करने के। तो यहाँ पे आपके लिए जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है वो नियर अबाउट मार्केट बेस्ड हो जाती है, इसलिए ये एज्यूम किया गया है कि दोनों वैल्यू आपके लिए लॉन्ग रन में सेम हो जाएगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलो यहाँ पे इक्विटी वैल्यू निकाला कैसे जाएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो आपकी एसेट होगी माइनस जो आपकी कंपल्सरी लायबिलिटीज़ हैं, इनसे आप इक्विटी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। इक्विटी वैल्यू यहाँ पे आपकी बुक वैल्यू है। निकालने का एक तरीका रिप्लेसमेंट कॉस्ट से आपकी कंपल्सरी लायबिलिटीज़ को माइनस करना, दूसरा आपका तरीका है जो बुक वैल्यू में आपने फॉर्मूला देख रखा है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो और उससे आप इक्विटी वैल्यू यानी अपनी आप बुक वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो एग्जिस्टिंग बिजनेस की। उससे हम निकालेंगे क्या, रिप्लेसमेंट बिजनेस की इक्विटी वैल्यू, दैट इज दी बुक वैल्यू। चलिए इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन में आपके पास एक सैम्पल बैलेंस शीट अवेलेबल कराई गई है जिसमें आपके लिए लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल 1500,
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 600, रिजर्व एंड सरप्लस 300, लॉन्ग टर्म डेट 900, शॉर्ट टर्म डेट 300, क्रेडिटर्स 1200। टोटल आपकी लायबिलिटी है 4800। एसेट्स, फिक्स एसेट दिया हुआ है 3000, इन्वेंट्रीज दी हुई हैं 1350 यानी 1350, कैश एंड बैंक बैलेंस आपका 150 दिया हुआ है और डेटर्स आपके 300। टोटल आपका एसेट जो है वो भी आपका 4800। तो एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद आपकी बुक वैल्यू दी हुई है, बुक वैल्यू दिया है, टोटल एसेट आपका कितना है 4800। यहाँ पे आपने देखा है इक्विटी वैल्यू जो आपकी बुक वैल्यू है ये निकले कैसे, जो भी आपकी एसेट है उससे लायबिलिटीज़ को माइनस करके। तो टोटल एसेट 4800, जितनी भी आपकी लायबिलिटीज़ हैं लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट, क्रेडिटर्स, ये तीनों आप माइनस कर दोगे तो आपकी बुक वैल्यू 2400 आ जाएगी। दूसरे मेथड से भी आप देखोगे तो वैल्यू सेम आएगी, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व तीनों ऐड करिए 2400 माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं दिया है 0, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस ये भी नहीं दिया है 0, ये तीनों ऐड करके भी आपकी वैल्यू कितनी आ गई 2400। तो दोनों में से किसी भी सिचुएशन से आप बुक वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। As per the table above, the book value comes out to be rupees 2400. तो आपकी बुक वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 2400। In the same case, let us calculate the replacement cost given the following assumption. तो कुछ assumptions के साथ आपको replacement cost of determine करनी है। पहला assumption दिया है 20% of the fixed assets are unused। जो fixed asset है, fixed asset आपका दिया हुआ है 3000, तो इसका 20% अनयूज्ड है, यानी यूज कितना हुआ है 80%। दूसरा एजम्पशन आपके लिए, यानी जो आपके लिए यूजफुल फिक्स्ड एसेट होगी वो 80%। दूसरा एजम्पशन दिया हुआ है कि जो मार्केट वैल्यू है आपके एसेट्स की, वो मार्केट वैल्यू आपके एसेट की 50% हायर हो जाएगी एज पर दी अकाउंटिंग वैल्यू। तो आपकी जो फिक्स्ड एसेट की जो मार्केट वैल्यू दी हुई है वो आपकी 50% हायर हो गई, क्योंकि आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। तो नई जो आप बुक वैल्यू निकालोगे वहाँ पे आपके लिए 50% हायर वैल्यू के साथ वो कैलकुलेट। चलिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखते हैं, पहले फिक्स्ड एसेट के बेस पे देखा जाए। फिक्स्ड एसेट जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट दी हुई है वो 3000 है, 20% अनयूज्ड है, यानी 3000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 600 आएगा। 600 एसेट आपकी यूज़ नहीं होगी तो ये माइनस कर दी गई। तो आपके पास जो फिक्स्ड एसेट बैलेंस बची है वो 2400 है। एजम्पशन दूसरा आपका कह रहा है कि मार्केट वैल्यू जो आपकी फिक्स्ड एसेट है वो 50% आपकी अकाउंटिंग वैल्यू के बेस पे इंक्रीज कर गई, हायर हो गई। तो यानी आपकी वैल्यू कितने के बराबर हो गई है 150% के बराबर। तो 2400 के हम 150% अगर वैल्यू निकालेंगे तो आफ्टर रिवैल्यूएशन आपके एसेट की वैल्यू कितनी आ गई 3600। तो पहले कितनी थी 3000, अब कितनी हो गई 3600। तो 600 रुपीज़ से आपकी एसेट बढ़ गई, तो उतने से ही आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगी। ये बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं। तो वैल्यू, द एसेट वैल्यू हैज़ देयरफॉर इंक्रीज बाई 600। तो 600 से आपकी एसेट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर गई। तो अब आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट बैलेंस शीट बनाओगे। इक्विटी एज इट इज़ 1500, प्रेफरेंस 600, रिजर्व एंड सरप्लस 300, लॉन्ग टर्म डेट 900, शॉर्ट टर्म डेट 300, क्रेडिटर्स 12। ये आपका इंक्रीज हुआ। फिक्स्ड एसेट 3600 आपकी इंक्रीज हुई है। इन्वेंट्रीज 1350 आपकी पुरानी है। कैश एट बैंक सेम एज इट इज़ 150 है, डेटर्स 300। तो करंट जो आपकी एसेट और लायबिलिटी आ गई दैट इज़ दी 5400। ये आपकी नई आपकी एसेट टोटल जो है बैलेंस शीट में एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल की पोजीशन डिटरमाइन। 600 जो आपका एसेट बढ़ा है इससे आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, तो ये आपका एडजस्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस या रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। किसी एक ने डिफाइंड नहीं है इसलिए इसको हम एडजस्टमेंट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अब आपकी कैसे निकाली जाएगी इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। वही सेम तरीका है, या तो एसेट से निकाल लीजिए या तो अपने इक्विटी प्रेफरेंस को ऐड करके, यानी बुक वैल्यू हमें यहाँ पर डिटरमाइन करनी है। तो टोटल एसेट आपके पास कितनी अवेलेबल है 5400। लॉन्ग टर्म डेट 900 माइनस होगी, शॉर्ट टर्म डेट 300 माइनस होगी, क्रेडिटर्स 1200 माइनस। तो आपकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ रही है वो आपकी आ रही है 5400 माइनस यहाँ पे आपका आ गया 2400। तो ये आपका माइनस करके रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ गई 3000।
इक्विटी से ऐड कर लीजिए, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व प्लस एडजस्टमेंट 1500 प्लस 600 2100 प्लस 300 2400 और प्लस आपका 600 3000। तो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो आ रही है वो आपकी आ रही है 3000। तो नई फर्म के सेटअप में आपके लिए पिछले से नई कॉस्ट आपकी कितनी इंक्रीज हो रही है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ जो कंपनी आपकी आएगी वो 3000। तो ये आपका इलस्ट्रेशन था रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अंदर। तो आई थिंक इक्विटी के वैल्यूएशन में बैलेंस शीट मेथड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगले पे आते हैं हम, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की अगर हम बात करें तो ये मॉडल आपका बेसिकली आपके दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहला सिंगल पीरियड वैल्यूएशन मॉडल और दूसरा मल्टी पीरियड वैल्यूएशन। सिंगल पीरियड का मतलब कंपनी ने जो इक्विटी इशू किया है वो वन टाइम डिविडेंड के लिए यानी 1 साल के लिए इशू किया है। नॉर्मली कंपनीज जो इक्विटी इशू करती हैं वो इनफाइनाइट टाइम के लिए होते हैं, लेकिन ये भी आपके सिचुएशंस मार्केट में अवेलेबल होती हैं कि सिंगल पीरियड के बेस पे भी कंपनीज इक्विटी इशू कर सकती हैं। तो इसीलिए डिविडेंड का वैल्यूएशन आपके दो कैटेगरीज में दिया हुआ है, एक सिंगल पीरियड और एक मल्टी पीरियड। सिंगल पीरियड का मतलब डिविडेंड का जो पेमेंट होगा वन टाइम होगा, वैल्यूएशन वन टाइम में होगा और 1 ईयर के बाद इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा प्रिंसिपल प्लस डिविडेंड दोनों ही पे आउट कर दिया जाएगा। मल्टी पीरियड की अगर बात करें तो मल्टी पीरियड आपका कहलाता है इनफाइनाइट टाइम पीरियड। इक्विटी का पैसा जो भी कंपनी ने इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं उसका पेमेंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी वाइंड अप के टाइम पे ही पे करेगी, बट थ्रू आउट द ईयर कंपनी के पास एक लायबिलिटी जनरेट होती है कि वो डिविडेंड पे आउट करती रहे। डिविडेंड पे भी किया जा सकता है, रिटेन भी हो सकता है, बट यहाँ पे ये माना जाता है कि डिविडेंड अगर जनरेट हुआ है तो डिविडेंड अगर आपने तुरंत दे दिया तो जो शेयर होल्डर है वो डिविडेंड का बेनिफिट जनरेट करेगा, और अगर आपने तुरंत डिविडेंड नहीं पे किया है तो डिविडेंड के इक्विवेलेंट उसका कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन से इन फ्यूचर जो आज मिलने वाला डिविडेंड है वो आपका एड ऑन हो जाएगा और फ्यूचर में आपको एडिशनल डिविडेंड कंपनी पे आउट करेगी। कंपनी डिविडेंड होल्ड क्यों करती है ये भी आप लोगों को पता है कि कंपनी को जब भी अपना एक्सपेंशन डेवलपमेंट करना होता है तो कंपनी रिटेन्ड अर्निंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करती है। तो वहाँ पे कंपनी चाहे तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो रिटर्न पे करना है उसको होल्ड कर सकती है, जिससे कि कंपनी अपना एक्सपेंशन डेवलपमेंट कर सके। क्योंकि एक्सपेंशन डेवलपमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंपनी के ओनर्स की। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो जब हम डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड जब हम इक्विटी के बिहाफ पे वैल्यूएशन करते हैं डिविडेंड का, तो वहाँ पे आपके दो कैटेगरीज में ये आपके डिवाइड किए गए हैं। एक सिंगल पीरियड जहाँ पे कंपनी वन टाइम में डिविडेंड देगी, 1 ईयर के लिए इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं, और दूसरा आपका मल्टी पीरियड यानी इनफाइनाइट टाइम के लिए जहाँ पे कंपनी इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक डिविडेंड पे आउट करती रहेगी। इतनी बात क्लियर होगी। तो पहले हम समझते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या होता है। डिविडेंड की अगर बात करें तो डिविडेंड हमेशा फ्यूचर डेट पे किया जाता है। तो फ्यूचर के अगेंस्ट में हमको आज की डेट पे निकालना होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के कंसिडरेशन में आप लोग पढ़ चुके हो कि यहाँ पे आपका जो रेट अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग रेट, यानी जो रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी को पे आउट करना है वो आपका कहलाता है डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो इसीलिए इस मॉडल को कहा गया है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, क्योंकि ये आपका जो डिविडेंड है वो कहीं ना कहीं किस पे बेस्ड है, डिस्काउंटिंग रेट पे बेस्ड है। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए देखते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। एज पर दिस मॉडल द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड एज एक्सपेक्टेड। जो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है वो आपका किसके बराबर होगा, पहली कैटेगरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, आज की प्रेजेंट वैल्यू यानी आज का डिस्काउंटेड रेट कितना अवेलेबल है, फ्यूचर में जो आपको डिविडेंड मिलना है उसके अगेंस्ट में आज की प्रेजेंट वैल्यू अगर आपके पास प्रोवाइड की गई है जो एक्सपेक्टेड है। इक्विटी के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता, ये आप लोगों को मालूम है। तो हमेशा यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन बेस्ड बात करते हैं कि जो भी एक्सपेक्टेशन कंपनी की है कि कंपनी पे कर सकती है, मार्केट के बिहाफ पे जो शेयर होल्डर को एक्सपेक्टेशन दिख रही है वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड कहलाएगी फ्रॉम इट्स ओनरशिप प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेल प्राइस एक्सपेक्टेड व्हेन द इक्विटी शेयर इज सोल्ड। और दूसरा इसमें आपका ऐड क्या होगा, वो प्रेजेंट वैल्यू जो आप सेल करोगे, जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि आप सेल करके आप वैल्यू जनरेट कर सकते हो जब आप इक्विटी शेयर को सेल आउट करोगे। इक्विटी के अगेंस्ट में आप लोगों को मालूम है कि एक शेयर होल्डर दो तरह का रिटर्न जनरेट कर सकता है, एक कंपनी से डिविडेंड और दूसरा मार्केट से कैपिटल गेन।
तो उसके पास दोनों अपॉर्चुनिटी है। पहला वो होल्ड कर सकता है, होल्डिंग के अगेंस्ट में कंपनी उसे डिविडेंड पे करेगी अगर उसने नॉर्मली 1 ईयर के लिए उसको होल्ड करके रखा है। दूसरा, वो मार्केट में वैल्यू जो इंक्रीज़ हो रही होगी तो उस वैल्यू के इंक्रीज़ में उसने अपनी कोई एक्सपेक्टेशन लगाई होगी इन्वेस्टर ने कि उस पर्टिकुलर जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू है उस वैल्यू पे अगर वो सेल आउट करेगा तो उसके एक्सपेक्टेशन के बेस पे आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे है, इनको ऐड करके हम एट लास्ट डिटरमाइन कर सकते हैं अपना डिविडेंड की पोजीशन, यानी वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर किसके बराबर। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, यानी जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड के अगेंस्ट रिटर्न के अगेंस्ट में है, दूसरा जो प्रेजेंट वैल्यू कैपिटल गेन के अगेंस्ट में, ये दोनों वैल्यू ऐड करके हम वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पे 2 एजम्पशन लिए गए हैं। पहला एजम्पशन, डिविडेंड हमेशा एनुअली पे किया जाएगा। दूसरा, जो भी डिविडेंड आपका होगा, पहला डिविडेंड तभी पे होगा जब एज एन इक्विटी शेयर होल्डर आपने एटलीस्ट उस इक्विटी शेयर को 1 ईयर के लिए होल्ड किया। अगर 1 ईयर से कम की होल्डिंग है तो वहाँ पे आपका जो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होगा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैपिटल गेन के बराबर ही होगा, वहाँ पे डिविडेंड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्योंकि डिविडेंड का जो पेमेंट है वो विद इन अ ईयर 1 टाइम, यानी 1 साल के कंप्लीट होने पे ही पे आउट होगा, और डिविडेंड तभी कंपनी पे करेगी जब मार्केट में इक्विटी शेयर होल्डर ने 1 साल के लिए इक्विटी शेयर को होल्ड कर दिया। यहाँ पे होल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने आईपीओ के फॉर्म में अगर मान लीजिए इक्विटी शेयर खरीदा था तो आप उसको थ्रू आउट द ईयर अपने पास होल्ड करके चलो। मार्केट में कोई भी शेयर होल्डर अगर मार्केट में वो इक्विटी शेयर 1 साल तक अवेलेबल है तो कंपनी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है यानी जो ओनर है उसको पे आउट कर देगी। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने 1 जनवरी को आईपीओ परचेज कर लिया, उन्होंने 1 मार्च को उसी पर्टिकुलर शेयर को सेकेंडरी मार्केट में सेल आउट कर दिया। सेल आउट कर दिया तो उन्होंने अपनी ओनरशिप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया। वाई ने मान लीजिए परचेज किया, वाई ने जेड को ट्रांसफ़र किया, जेड ने पी को ट्रांसफ़र किया। 1 साल तक वो इक्विटी शेयर मार्केट में फ्लोट कर रहा था। 1 साल के बाद जब एंडिंग आई तो उस समय मिस्टर आर एक इंडिविजुअल थे जिनके पास वो इक्विटी शेयर अवेलेबल था, तो कंपनी जो डिविडेंड पे करेगी वो मिस्टर आर को पे आउट कर देगी। तो वो इक्विटी शेयर 1 साल तक अगर मार्केट में फ्लोट कर जाएगा तो यानी उसकी ओनरशिप मार्केट में 1 साल तक अवेलेबल थी, तो ऐसे केस में कंपनी डिविडेंड 1 साल के बाद पे आउट कर देगी। दूसरा, डिविडेंड एनुअली दिया जाएगा। दूसरी सिचुएशन, डिविडेंड आपका पहली बार तभी दिया जाएगा जब मार्केट में 1 साल तक उसे होल्ड किया गया। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले चलिए अब देखते हैं सिंगल पीरियड वैल्यूएशन। सिंगल पीरियड वैल्यूएशन मॉडल, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन है कि इन्वेस्टर 1 साल के लिए, कंपनी ने 1 साल के लिए इक्विटी शेयर इशू किया और 1 साल तक ही उसे होल्ड करेगा। इन दिस मॉडल द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट टू होल्ड द इक्विटी शेयर फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पे अब वैल्यूएशन कैसे निकलेगा? 1 साल के बाद डिविडेंड भी देना है और प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना है, तो दोनों ही पे आउट करना है, इसलिए वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आपके दोनों ही चीज़ों को इंक्लूड करेगा यहाँ पे। तो वैल्यू निकाली कैसे जाएगी? D1 अपॉन 1 प्लस R प्लस P1 अपॉन 1 प्लस R। D1 स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर एंड P1 स्टैंड्स फॉर जो आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस होगी यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है आफ्टर 1 ईयर। तो ये दोनों ही आपको पे करना है। R इज द रेट ऑफ रिटर्न। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंगल पीरियड न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे ये सॉल्व किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो मेथड है दैट इज दी मल्टी पीरियड वैल्यूएशन मॉडल। मल्टी पीरियड वैल्यूएशन मॉडल की अगर बात करें तो ये मॉडल, जैसा मैंने अभी बताया कि ये मॉडल आपका तब अप्लाई होगा जब आपके इक्विटी शेयर की कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, यानी कंपनी ने जो इक्विटी शेयर इशू किया है वो लाइफ टाइम के लिए इशू किया है। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर प्रॉफिट होता है तो उस केस में अपने शेयर होल्डर्स को वो पर ईयर बेसिस पे कॉन्टीन्यूसली डिविडेंड पे आउट करें। तो ऐसे केस में हम मल्टी पीरियड वैल्यूएशन मॉडल को अप्लाई करेंगे। इन दिस मॉडल इक्विटी शेयर्स हैव नो मैच्योरिटी पीरियड। इक्विटी शेयर की कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होगी। इट मे बी एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अ डिविडेंड ऑफ इनफाइनाइट पीरियड। यहाँ पे आपका जो डिविडेंड है उसकी एक्सपेक्टेशन आपकी किस फॉर्म में होगी? इनफाइनाइट पीरियड की। कंपनी इनफाइनाइट पीरियड तक डिविडेंड पे करेगी और शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है
कि उसको इनफाइनाइट पीरियड तक कंपनी से डिविडेंड मिलता रहेगा। यहाँ पे वैल्यू निकाली कैसे जाएगी, D1 अपॉन 1 प्लस आर प्लस D2 अपॉन 1 प्लस आर होल स्क्वायर, D3 अपॉन 1 प्लस आर होल क्यूब प्लस इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा तो यहाँ पे आपके लिए जो टाइम पीरियड है वो n नंबर ऑफ ईयर्स है, ये आपका dn अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर n तक जाएगा। यानी जब तक आप डिविडेंड पे करते रहोगे डिविडेंड आपका लास्ट तक पे आउट होगा। जब कंपनी वाइंड अप करेगी तो वाइंड अप के टाइम पे अब उसको प्रिंसिपल भी पे करना है। तो लास्ट में जब आपके मान लीजिए क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है कि 8 साल तक कंपनी डिविडेंड देगी तो 8 साल के बाद प्रिंसिपल भी पे आउट करना है, तो D1 अपॉन 1 प्लस आर ये 8 ईयर्स तक अप्लाई होगा, प्लस प्रिंसिपल आपका जो होगा वो 8th ईयर में अप्लाई होगा, वो आपके लिए प्रिंसिपल अमाउंट के बेस पे अप्लाई किया जाएगा। तो आई थिंक ये मल्टी पीरियड में कैसे वैल्यू निकाली जाएगी ये आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड 1 ईयर, D2 एक्सपेक्टेड डिविडेंड 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, DN एक्सपेक्टेड n नंबर ऑफ ईयर्स जब तक आपका टाइम पीरियड चल रहा है। कैसे ये सॉल्व होगा न्यूमेरिकल सेपरेट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के बिहाफ पे अगर हम देखें तो आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे अब आप लोगों को वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो किस तरीके से आपकी यहाँ पे इक्विटी के वैल्यूएशंस किए जाएंगे। इक्विटी का वैल्यूएशन करने के लिए आप लोगों को बता चुका मैं कि 2 तरह के मेथड हैं, एक बैलेंस शीट मेथड और दूसरा आपका डिविडेंड डिस्काउंट। बैलेंस शीट में 3 सिचुएशन है, एक रनिंग बिजनेस, दूसरा वाइंड अप बिजनेस और तीसरा रिप्लेसमेंट बिजनेस। तीनों के लिए अलग अलग तरीके अप्लाई होंगे वैल्यू निकालने के। दूसरा आपके पास जो तरीका है वो आपका तरीका यहाँ पे अप्लाई होगा कि आपके लिए जो भी आपका वैल्यूएशन हो रहा है वो डिविडेंड के बिहाफ पे किस तरीके से वैल्यू निकाली जाएगी। तो डिविडेंड के कंसिडरेशन में आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू आपके पहला मेथड आपका है सिंगल पीरियड। सिंगल पीरियड का मतलब जब आपके लिए सिंगल पीरियड के बिहाफ पे आपकी वैल्यू डिटरमाइन की जाए। सिंगल पीरियड का मतलब यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे कि जो कंपनी ने इशू किया है इक्विटी वो 1 ईयर के लिए किया है, तो यहाँ पे डिविडेंड भी 1 ईयर है, तो इसमें प्रिंसिपल और डिविडेंड दोनों 1 ईयर के बाद पे कर देना है। मल्टी पीरियड में कंपनी ने इनफाइनाइट टाइम के लिए इक्विटी शेयर इशू किया है, तो इनफाइनाइट टाइम का मतलब है कि कंपनी जब तक आपका इक्विटी शेयर मार्केट में होगा आपके को होल्डिंग होगी, आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, और जब कंपनी वाइंड अप होगी तो उस केस में आपको प्रिंसिपल भी पे आउट करेगी। तो आई थिंक इक्विटी का वैल्यूएशन आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को इंडिविजुअल क्वेश्चंस के अलग अलग सेपरेट वीडियो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो मैं बना करके आप लोगों को इंडिविजुअली व्हाट्सएप के थ्रू आपके ग्रुप में सेंड करूँगा। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। नाउ वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एज यू ऑल नो कि प्रेफरेंस शेयर क्या है। प्रेफरेंस शेयर एक ऐसा शेयर जहाँ पे प्रेफरेंशियल राइट होता है शेयर होल्डर के पास। इनको कोई ओनरशिप नहीं मिलती, कोई वोटिंग राइट नहीं मिलती। इनका जो रिटर्न है वो फिक्स्ड होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, कि अगर प्रॉफिट होगा तो करंट ईयर में, अगर लॉस हुआ तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अप टू n नंबर ऑफ ईयर्स। सही कह रहा हूँ? नो, अप टू 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। रीजन 8 साल अगर कोई बिजनेस लॉस में है तो इसका मतलब है कि वो बिजनेस वाइंड अप की पोजीशन की तरफ बढ़ चुका है। तो 8 सालों तक यहाँ पे आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये आप लोग पढ़ चुके हो। तो अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स के डिफरेंट कैटेगरीज आपने पढ़ी थी कि अलग अलग तरीके के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, कन्वर्टेबल भी हैं, नॉन कन्वर्टेबल भी हैं, रिडीमेबल है, इररिडीमेबल है। यहाँ पे आप लोगों को वैल्यूएशन में 2 तरह के वैल्यूएशंस आप लोगों को पढ़ने हैं, एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब जहाँ पे रीपेमेंट की कोई प्री डिफाइंड डेट हो, कि वाइंड अप के पहले कंपनी ने अगर कोई एक प्री डिफाइंड डेट फिक्स कर रखी है कि यहाँ पे कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट को भी पे कर देगी, तो वो आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहलाएगा। और दूसरा इररिडीमेबल की बात करें तो इररिडीमेबल का मतलब जहाँ पे वाइंड अप की कोई लिमिट नहीं है। वाइंड अप कब होगा? जब कंपनी क्लोज होगी, यानी आपके प्रेफरेंस शेयर का प्रिंसिपल अमाउंट आपको कब मिलेगा? जब कंपनी क्लोज की जाएगी, तो उस केस में आपका इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अप्लाई होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए पहले देखते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इन दिस शेयर द वैल्यू ऑफ शेयर, यहाँ पे वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगी? इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल डिविडेंड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल डिविडेंड, तो डिविडेंड हर साल मिलेगा,
सेम अमाउंट होगा तो यहाँ पे एन्युटी कॉन्सेप्ट आ गया। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल डिविडेंड का मतलब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ऑफ एनुअल डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट पेएबल ऑन मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी पे जो प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा तो वन टाइम है, तो वहाँ पे आपके लिए सिंपल वैल्यू डिटरमाइन होगी। ठीक, तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, ये दोनों ऐड होकर के वैल्यू ऑफ द शेयर डिटरमाइन की जाएगी। इट कैन बी रिडीम्ड बाय कंपेयरिंग ऑफ डिविडेंड रेट एंड करंट मार्केट रेट व्हिचएवर इज हायर। और ये आपका रिडीम किस बेसिस पे होगा? दो रेट को कंपेयर करके, एक डिविडेंड रेट और दूसरा करंट मार्केट रेट। करंट मार्केट रेट अगर ज़्यादा है तो उस रेट से, यानी जिस डेट पे आप क्लोज करने जा रहे हो उस डेट पे अगर मार्केट रेट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दिया जाएगा, अगर डिविडेंड रेट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पे आउट होगा। वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्रेफरेंस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स। किस पे अप्लाई होगा? इनटू डिविडेंड। जो भी डिविडेंड अमाउंट है उस पे हम क्या अप्लाई करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन, जितने भी एन ईयर्स, मतलब 2 ईयर, 4 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर, जो भी ईयर आपका है उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वैल्यू एन्युटी की निकाली जाएगी और उसको डिविडेंड के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर। जो भी फेस वैल्यू है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। ऐसा क्यों डिफरेंस है? प्रिंसिपल अमाउंट वन टाइम मिलेगा तो सिंपल वैल्यू, डिविडेंड हर साल मिलेगा, सेम अमाउंट मिलेगा तो एन्युटी टेबल। ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस बेसिस पे हम निकाल लेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस। इररिडीमेबल मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कब मिलेगा? वाइंड अप के टाइम पे। इररिडीमेबल है, रीपेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट का नहीं होगा, लेकिन हर साल क्या मिलता रहेगा? डिविडेंड। देखिए, इट कैन सिंपली बी मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द एनुअल डिविडेंड विद द करंट। ये आपका कैलकुलेट कैसे होगा? जो एनुअल आपका डिविडेंड है यार, हर साल जो आपको एनुअल डिविडेंड मिल रहा है अपॉन जो करंट यील्ड यानी जो करंट रिटर्न मार्केट आपको प्रोवाइड कर रही है, इससे आप निकाल लोगे वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रिंसिपल क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो वाइंड अप के टाइम में, वाइंड अप कब होगा ये हमें नहीं मालूम। तो डिविडेंड यहाँ पे जो आपका निकलेगा वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो किस तरीके से निकलेगा? डीपी अपॉन वाईपी। डीपी क्या है? डिविडेंड जो आप कंपनी पे आउट कर रही है, और वाईपी जो है जो रिटर्न है प्रेफरेंस शेयर पे, यानी जो मार्केट आपको रिटर्न बता रही है कि इतना रिटर्न मार्केट के बेस पे मिलना चाहिए। ऊपर आप लोगों ने ये पढ़ा कि डिविडेंड और करंट यील्ड ये आपके ओवरऑल एग्जिस्ट करेंगे, जिनके रिलेशन से आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू। आई थिंक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन क्या है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम डिबेंचर्स की बात कर लें। डिबेंचर्स आप लोगों को पता है इट इज़ अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। ये एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है कि जब किसी कंपनी को पब्लिक से लोन लेना होता है तो वो इस इंस्ट्रूमेंट को इशू करती है। यहाँ पे रिटर्न पे आउट करना मैंडेटरी है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी को पे आउट करना ही करना है। तो डिबेंचर्स भी अगर हम बात करें तो मल्टीपल तरीके के डिबेंचर्स मार्केट में इशू होते हैं, बट यहाँ पे भी वैल्यूएशन आपके दो ही कैटेगरी में, एक रिडीमेबल यानी एक प्री डिफाइंड आपके लिए डेट अवेलेबल है रिडीम करने की, रीपेमेंट करने की प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरा इररिडीमेबल जहाँ पे कोई प्री डिफाइंड आपके पास डेट अवेलेबल नहीं है, कंपनी डिबेंचर होल्डर्स का प्रिंसिपल अमाउंट का पे आउट करेगी जब कंपनी वाइंड अप होगी। चलिए पहले रिडीमेबल देखते हैं। इन दिस डिबेंचर्स हैव अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड है, एंड द रिटर्न ऑन सच डिबेंचर्स आर कॉल्ड एज यील्ड टू मैच्योरिटी। यहाँ पे आपके जो मैच्योरिटी पीरियड है वो फिक्स्ड है, और जो रिटर्न कंपनी पे करेगी उसे क्या कहा जाएगा? YTM, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम यील्ड टू मैच्योरिटी, इसको देखते हैं। YTM इज इक्वल टू I प्लस ब्रैकेट F माइनस P अपॉन N होल अपॉन F प्लस P अपॉन 2। YTM दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी, ये हमको निकालना है। I आपका क्या है? एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, जो एनुअली कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है। कब तक? जब तक आपके लिए फिक्स मैच्योरिटी पीरियड की डेट नहीं आ जाती। F आपकी क्या है? फेस वैल्यू, वो पार वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू जो आपने पे आउट किया था। P आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है ये आपको निकालना होगा, और फिर आपका N आपकी मैच्योरिटी पीरियड कितना है। तो ये आपका ओवरऑल डिफरेंट आपकी वैल्यूज़ हैं जो आप फॉर्मूले में पुट करोगे और इससे आप डिटरमाइन कर लोगे अपना यील्ड टू मैच्योरिटी इन रिडीमेबल डिबेंचर्स, यानी आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ द डिबेंचर पता चल जाएगा। सेकेंड कैटेगरी आपकी है इररिडीमेबल डिबेंचर्स की। इररिडीमेबल डिबेंचर जिसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता।
तो कंपनी लाइफ टाइम क्या देती रहेगी, डिबेंचर का इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल कब पे आउट होगा, जब वाइंड अप होगा। द टेन्योर ऑफ दिस काइंड ऑफ डिबेंचर इज लाइफ टाइम। मैच्योरिटी पीरियड कोई नहीं है। इट इज़ अ डिबेंचर इट विच देयर इज नो मैच्योरिटी पीरियड, कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। डिबेंचर लाइफ टाइम के लिए इशू होगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, वाई डी इक्वल टू आई अपॉन एम पी। यील्ड ऑन डिबेंचर्स क्या होगा, यहाँ पे आई इज द एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल जो इंटरेस्ट है, अपॉन मार्केट प्राइस जो डिबेंचर है। तो जिस समय आप पे कर रहे हो उस समय की जो मार्केट प्राइस होगी वो मार्केट प्राइस आपकी डिटरमाइन करेगी, और इसके बेसिस पे आप यील्ड ऑन डिबेंचर्स को डिटरमाइन। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर्स का। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इक्विटी का वैल्यूएशन भी क्लियर होगा, प्रेफरेंस का वैल्यूएशन भी क्लियर होगा, और डिबेंचर का वैल्यूएशन भी क्लियर हो गया। अब हम लास्ट जो डिस्कशन करेंगे दैट इज़ दी वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड सिंपली आप लोगों को पता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ बाउंडेशन, एक बाउंडेशन है जहाँ पे कंपनी बाउंड है आपको पे आउट करने के लिए। इंडिया में जो बॉन्ड्स नॉर्मली इशू होते हैं वो आपके डिस्काउंटेड वैल्यू पे होते हैं, जिन्हें हम जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं। बट अगर हम बॉन्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बॉन्ड आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में भी इशू होते हैं और डिस्काउंट के अगेंस्ट में, ये आप लोग पढ़ चुके हो। तो जब हम इंटरेस्ट के अगेंस्ट में इशू करते हैं तो वहाँ पे आपका जो बॉन्ड आपका अवेलेबल होता है वो होता है बॉन्ड विद अ मैच्योरिटी पीरियड। यहाँ पे एक मैच्योरिटी पीरियड अवेलेबल है और उस मैच्योरिटी पीरियड के बिहाफ पे आपको रेगुलर इंटरेस्ट पे आउट करना है। दूसरा जो आपका बॉन्ड अवेलेबल है दैट इज़ जीरो कूपन बॉन्ड, जिसे हम डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं, जो हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू होता है। तो इंडिया में आज की डेट पे अगर हम बात करें तो दोनों बॉन्ड अवेलेबल हैं। बॉन्ड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जीरो कूपन बॉन्ड का है। बॉन्ड मैच्योरिटी पीरियड के बिहाफ पे भी कंपनीज इशू कर सकती हैं, ये गाइडलाइंस अवेलेबल है। फॉरेन कंट्रीज़ में आपके लिए बॉन्ड विद अ मैच्योरिटी पीरियड ही नॉर्मली इशू होता है। इंडिया में जीरो कूपन बॉन्ड नॉर्मली इशू होते हैं, लेकिन बॉन्ड विद अ मैच्योरिटी पीरियड भी मार्केट में अवेलेबल है। ये बात समझ में आ रही है? तो पहला देखते हैं बॉन्ड विद अ मैच्योरिटी पीरियड। इट कैन बी इशूड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी इसे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही इशू करती है, यानी इसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स है। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इंक्लूड्स द एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू। जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड है वो दो चीज़ों को इंक्लूड करेगा, एक एनुअली जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दूसरा जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू यानी जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है। ये डिटरमाइन कैसे होगा, B0 इक्वल टू समेशन n, t इक्वल टू n इज दी n नंबर ऑफ ईयर्स एंड t इज इक्वल टू 1। t आपका यहाँ पे टाइम पीरियड है, I t अपॉन 1 प्लस के डी टू द पावर t प्लस bn अपॉन 1 प्लस के डी टू द पावर n। तो B0 आपका क्या है, प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड की कितनी है, ये आपको निकालना है। IT अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन पीरियड t, टाइम पीरियड आपका t है, तो उस टाइम पीरियड में आपको कितना अमाउंट इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल रहा है वो आपको I भी लिखना है। KD रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, KD आपका क्या कहलाएगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो आपकी रिक्वायर्ड है रिटर्न की बॉन्ड के अगेंस्ट में परसेंट के फॉर्म। BN क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू आपकी कितनी है टाइम पीरियड n में, n टाइम पीरियड में आपकी कितनी मैच्योरिटी वैल्यू है, वो मैच्योरिटी वैल्यू, और फिर आपका n यहाँ पे है नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी, कितने नंबर ऑफ ईयर्स आपकी मैच्योर यानी कितने नंबर ऑफ टाइम के लिए बॉन्ड इशू किया गया। तो इस बेसिस पे हम बॉन्ड की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे तब जब मैच्योरिटी वैल्यू के लिए इशू किया गया है और जो रिटर्न है वो इंटरेस्ट के फॉर्म में पे आउट किया जा रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी। लास्ट जो वैल्यूएशन में आपका मेथड है बॉन्ड के वो है आपका ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ज़ीरो कूपन बॉन्ड जैसा ही मैंने बताया इसे हम डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं। नॉर्मली ये आपके फेस वैल्यू यानी पार वैल्यू से कम पे इशू होता है और जो रिटर्न होता है वो हमेशा फेस वैल्यू यानी पार वैल्यू के बराबर दिया जाता है। अ जीरो कूपन बॉन्ड इज़ अ बॉन्ड दैट मेक्स नो पीरियोडिक इंटरेस्ट, यहाँ पे कोई पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है, एंड इज सोल्ड एट अ डीप डिस्काउंट फ्रॉम फेस वैल्यू, और ये हमेशा आपके फेस वैल्यू से डीप डिस्काउंट यानी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे आपका मार्केट में इशू किया जाता है। द बायर ऑफ द बॉन्ड रिसीव्स अ रिटर्न बाय द ग्रेजुअल एप्रिसिएशन ऑफ द सिक्योरिटी। तो जो बायर है बॉन्ड का वो रिसीव क्या करता है, ग्रेजुअल एप्रिसिएशन ऑफ द सिक्योरिटी, जो भी आपकी सिक्योरिटी है उसकी ग्रेजुअली जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी डिस्काउंट भी आपने खरीदा और टाइम पीरियड जैसे जैसे बीत रहा है आपको रिटर्न क्या मिलेगा, पार वैल्यू।
विच इज़ रिडीम्ड एट फेस वैल्यू ऑन अ स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट, और ये रिडीम किस वैल्यू पे होगा, फेस वैल्यू यानी पार वैल्यू पे ये रिडीम किया जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। जीरो कूपन बॉन्ड में वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए, f अपॉन 1 + r टू द पावर t। f क्या है, फेस वैल्यू, हमें फेस वैल्यू पता है कि हमें क्या मिलने वाली है। रेट और यील्ड, जो भी आपका रेट्स प्रोवाइड किया गया है कि आपके लिए क्या रेट एप्लीकेबल होगा, और टाइम टू मैच्योरिटी, और कितने टाइम में आपका वो मैच्योर होगा। तो इसके बेसिस पे आप निकाल लोगे जीरो कूपन बॉन्ड की वैल्यू। तो जितने भी ये अभी मैंने वैल्यूएशन आप लोगों को समझाए हैं, इनसे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सब मैं आप लोगों को इंडिविजुअल वीडियोस में 1 बाय 1 सेंड कर दूँगा। तो जितना भी मैंने यहाँ पे चीज़ें समझाई हुई हैं अपने नोट्स के साथ मेरे लेक्चर्स को सुन लीजिएगा, और फिर जहाँ भी डाउट होगा वो आपसे क्लियर। थैंक यू।